आज हम ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। हम डिजाइन के 4 बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर बात करेंगे। मूवमेंट, हायरार्की, अलाइनमेंट और स्पेस। और ये सारी जानकारी ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज किताब के 8वें चैप्टर से ली गई है। हमारा मकसद ये समझना है कि एक डिजाइनर कैसे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक तरह से देखने वाले की आंखों को एक राह दिखाता है। बिल्कुल, और ये चर्चा किसी भी नए डिजाइनर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यही वो सिद्धांत हैं जो एक डिजाइन को सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली कलाकृति नहीं, बल्कि एक सोचा समझा संदेश बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, मूवमेंट। ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में तो एनिमेशन या वीडियो जैसी कोई चीज आती है, पर यहाँ तो हम एक स्थिर डिजाइन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मूवमेंट का मतलब वो नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि देखने वाली की आंखें एक स्थिर डिजाइन में किस रास्ते से गुजरती हैं। अच्छा, मतलब एक विजुअल रास्ता। बिल्कुल, एक अच्छी डिजाइन में एक प्रवाह होता है, एक फ्लो जो दर्शक को बांधे रखता है। अगर मूवमेंट ना हो तो डिजाइन बहुत बेजान और उबाऊ लग सकता है। तो फिर ये मूवमेंट बनाया कैसे जाता है? चैप्टर में कुछ तकनीकों का जिक्र है। हाँ, कई तरीके हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें डिजाइनर रेखाओं, आकृतियों या रंगों का इस्तेमाल करके आंखों के लिए साफ साफ एक रास्ता बनाता है। जैसे कोई तीर का निशान। हाँ, जैसे तीर का निशान या एक ढलान वाली रेखा जो आंखों को एक दिशा में ले जाती है। चैप्टर में एक इमेज भी है, फिगर 8.1, जिसमें दिखाया है कि कैसे अलग अलग चीजें एक दिशा का संकेत देती हैं। और किताब में इम्प्लाइड लाइंस या अदृश्य रेखाओं का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। अरे हाँ, वो तो मेरा पसंदीदा है। लेखक की एक तस्वीर है जिसमें वो एक कार्ड पकड़े हैं और उनकी उंगली नंबर 3 की तरफ इशारा कर रही है। और लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग नंबर 3 ही चुनते हैं। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, बस मनोविज्ञान है। एक छोटा सा इशारा भी हमारे ध्यान को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है ना? सही बात है। तो ये हुआ डायरेक्शनल। अगला तरीका है रेपिटेशन मूवमेंट। हाँ, इसमें एक जैसे डिजाइन एलिमेंट्स को बार बार दोहराया जाता है। जैसे कोई पैटर्न। बिल्कुल, जैसे कोई रंग, कोई आकार या पैटर्न। जब आप उसे बार बार देखते हैं तो एक लय बन जाती है। यह दोहराव आंखों को एक जाने पहचाने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है, जैसे चेकरबोर्ड का पैटर्न। फिर आता है सीक्वेंशियल मूवमेंट। ये कहानी कहने जैसा है। कहानी कहने जैसा मतलब एलिमेंट्स को एक लॉजिकल क्रम में रखा जाता है ताकि दर्शक एक के बाद एक उन्हें देखें। जैसे गिरते हुए डोमिनोज का चित्र, आपको पता है कि अगला कौन सा गिरेगा। अच्छा, समझ गया। और ओवरलैप मूवमेंट, ये भी एक तकनीक है। इसमें एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करके रखा जाता है। इससे क्या होता है? एग्जैक्टली, और इससे एक्शन पर जोर पड़ता है। ऐसा लगता है कि एक्शन इतना तेज है कि वो तस्वीर में समा ही नहीं रहा। और आखिर में है इम्प्लाइड मूवमेंट। ये भी कमाल की चीज है। ये एक स्थिर तस्वीर में गति का भ्रम पैदा करने की कला है। जैसे कॉमिक्स में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक दौड़ते हुए इंसान के पीछे स्पीड दिखाने वाली लाइनें बना देना, या एक नाचती हुई महिला के चारों ओर घूमती हुई रेखाएं। वो रेखाएं असल में होती नहीं है, पर हमें गति का एहसास कराती हैं। तो ये तो हुई मूवमेंट की बात। अब बात करते हैं हायरार्की की। इसका मतलब, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जानकारी को उसके महत्व के हिसाब से लगाना। बिल्कुल से। और ये एक डिजाइन को प्रोफेशनल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। एक अच्छी हायरार्की दर्शक को तुरंत बताती है कि सबसे पहले क्या देखना है, फिर क्या और उसके बाद क्या। और अगर हायरार्की साफ ना हो तो डिजाइन बहुत शौकिया और उलझा हुआ लगता है। दर्शक कंफ्यूज हो जाता है। तो ये हायरार्की बनाने का एक तरीका है विजुअल वेट। हाँ, विजुअल वेट का मतलब है कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में कितना भारी या जरूरी महसूस होता है। और ये सिर्फ आकार पर निर्भर नहीं करता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रंग की गहराई, लाइन की मोटाई या कोई चीज कितनी फोकस में है, इससे भी तय होता है। साइज हायरार्की तो सबसे सीधी बात लगती है। जो चीज बड़ी होगी उस पे ध्यान पहले जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें भी एक बहुत मजेदार बारीकी है। अच्छा? कभी-कभी जो चीज गणित के हिसाब से सही आकार की होती है, वो आंखों को सही नहीं लगती। किताब में एक उदाहरण है, फिगर 8.8, जहाँ एक वृत्त और एक त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है, लेकिन वृत्त छोटा दिखता है। एग्जैक्टली। तो डिजाइनर को उसे गणितीय रूप से थोड़ा बड़ा करना पड़ता है ताकि वो देखने में बराबर लगे।
यानी एक डिजाइनर को सिर्फ गणित पर नहीं बल्कि अपनी आंखों और मानवीय धारणा पर भी भरोसा करना होता है। बिल्कुल, डिजाइन इंसानों के लिए बनता है, कंप्यूटर के लिए नहीं। सही बात है। अगला तरीका है पोजीशन हायरार्की। हाँ, हम जिस संस्कृति में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पढ़ते हैं, वहाँ ऊपर बाएं कोने में रखी चीज सबसे पहले देखी जाती है। और जो चीज पेज के बीच में होती है वो भी ज्यादा ध्यान खींचती है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है अबव द फोल्ड का, जिसका किताब में जिक्र है। ये तो अखबारों से आया शब्द है, राइट? हाँ, अखबार को जब आधा मोड़ा जाता था तो सबसे जरूरी खबरें मुड़े हुए हिस्से के ऊपर रखी जाती थी ताकि वे तुरंत दिखें। और वेबसाइट डिजाइन में भी यही होता है। हाँ, सबसे जरूरी जानकारी बिना स्क्रॉल किए दिखनी चाहिए। और आखिरी है अलाइनमेंट हायरार्की। इसमें अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके एलिमेंट्स के बीच एक संबंध बनाया जाता है। जैसे किसी लिस्ट में सब पॉइंट्स को थोड़ा अंदर की तरफ करके दिखाना। हाँ, जिसे इंडेंट करना कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो मुख्य पॉइंट का हिस्सा है। तो अब आते हैं अलाइनमेंट पर। ये सिर्फ चीजों को एक लाइन में रखने से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। ये डिजाइन में एक संरचना और व्यवस्था बनाने का तरीका है। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ठीक से अलाइन होते हैं तो डिजाइन साफ सुथरा और संगठित लगता है। किताब में लेखक ने अपने कॉलेज का एक बड़ा मजेदार लेकिन थोड़ा कठोर अनुभव शेयर किया। हाँ, और वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। जब उनके एक इंस्ट्रक्टर ने उनके काम को देख के कहा, क्या तुमने बस अपने मॉनिटर पर बूगर फेंका और तय कर लिया कि एलिमेंट को वहीं रखना है? ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन इसने लेखक को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। सबक ये था कि डिजाइन में हर चीज को रखने का एक कारण होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। आप बस ऐसे कहीं भी कुछ नहीं रख सकते। नहीं, और अलाइनमेंट ही वो कारण देता है। वो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी यूनिट बनाता है। और हमारा आखिरी सिद्धांत है स्पेस, जिसे व्हाइट स्पेस या नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। हाँ, डिजाइन में एलिमेंट्स के बीच और उनके चारों ओर की खाली जगह। और ये जरूरी नहीं कि सफेद ही हो। नहीं, ये कोई भी रंग या पैटर्न हो सकता है, बस उसे खाली दिखना चाहिए। इसका काम क्या है? मतलब खाली जगह का क्या काम हो सकता है? इसके बहुत जरूरी काम है। डिजाइनर्स इसे विजुअल रेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। विजुअल रेस्ट? हाँ, यानी आंखों को आराम देने के लिए। और जब किसी जरूरी चीज के चारों ओर बहुत सारी खाली जगह होती है तो उस पर ध्यान अपने आप चला जाता है। अच्छा। बहुत ज्यादा व्हाइट स्पेस डिजाइन को लग्जरी और मॉडर्न महसूस करा सकता है। ये डिजाइन में संतुलन बनाने में भी मदद करता होगा। बिल्कुल, ताकि कोई भी हिस्सा बहुत भरा हुआ या भारी न लगे। तो आज हमने समझा कि मूवमेंट, हायरार्की, अलाइनमेंट और स्पेस ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है। नहीं, ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है जिनका इस्तेमाल करके एक डिजाइनर एक विजुअल कहानी कहता है और दर्शक के अनुभव को डायरेक्ट करता है। सही कहा। ये सिद्धांत एक डिजाइन को केवल एक सुंदर तस्वीर से एक प्रभावी संचार का माध्यम बना देते हैं। वे संदेश और दर्शक के बीच एक पुल का काम करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। हमने बात की कि ये सिद्धांत कैसे एक अच्छा और प्रभावी डिजाइन बनाते हैं, पर सोचिए अगर इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल जानबूझकर किसी डिजाइन को भ्रामक या समझने में मुश्किल बनाने के लिए किया जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक डिजाइनर के पास दर्शक की धारणा को सही दिशा देने की कितनी नैतिक जिम्मेदारी होती है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए।